हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर मुकेश चौधरी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डाइव इनटू फिजिक्स पे। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने कमेंट्स, फीडबैक्स या फिर डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा आपकी पढ़ाई के प्रति मोटिव यही होता है कि पढ़ाई ऐसी हो जो दिमाग पे छप जाए, दैट इज स्टडी दैट मीन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने हमारे जेई मेंस के प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें आज हमारा अगला चैप्टर रहेगा मोशन इन ए प्लेन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग हमारे जेई मेंस में जितने भी मोशन इन ए प्लेन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है वेक्टर्स, और जो सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया है वो हमारा स्टेटमेंट बेस्ड है। और इसमें हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट है कि टू फोर्सेज पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर एंड पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर वेयर पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू क्यू वेक्टर when act at an angle of theta 1 to each other, the magnitude of their resultant is under root of 3p square plus q square. When they act at an angle of theta 2, the magnitude of their resultant becomes under root of 2p square plus q square. This is possible only when theta 1 is less than theta 2. तो डियर स्टूडेंट्स, हमें बोला गया है कि जो दो फोर्सेज है हमारे पास में p वेक्टर और q वेक्टर, अगर उनका एडिशन हम लोग p वेक्टर प्लस q वेक्टर से बताएं, लेट अस से ये हमारा x वेक्टर हो जाए और दूसरा p वेक्टर माइनस q वेक्टर ये हमारा y वेक्टर ले लो। और इसमें p वेक्टर और q वेक्टर दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। जब ये x वेक्टर और y वेक्टर एक दूसरे से थीटा 1 एंगल बना रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड हमारा अंडर रूट ऑफ 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर है। और जब x वेक्टर और y वेक्टर के बीच में एंगल हमारा थीटा 2 होता है तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमारा अंडर रूट ऑफ 2p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर है। और ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब हमारा थीटा 1 थीटा 2 से छोटा हो। और दूसरी स्टेटमेंट हमें यहाँ पर कही गई है कि इन द सिचुएशन गिवन अबाउ थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये ऊपर वाले सिचुएशन तभी पॉसिबल है जब हमारा थीटा 1 60 डिग्री हो और थीटा 2 हमारा 90 डिग्री हो। एंड इन द लाइट ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हुए हमें हमारा वो कौन सा ऑप्शन है जो सही इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारी पहली वाली सिचुएशन को देख लेते हैं, जहां पर p वेक्टर प्लस q वेक्टर और p वेक्टर माइनस q वेक्टर के बीच में एंगल हमारा थीटा 1 है और उनका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा अंडर रूट ऑफ 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर है। सो लेट अस से कि ये हमारा p वेक्टर प्लस q वेक्टर है और इस तरीके से हमारा ये p वेक्टर माइनस q वेक्टर है। तो अगर इन दोनों को हम लोग वेक्टोरियली ऐड करते हैं तो बाय पैरेलल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग कह सकते हैं कि इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है हमारे पास में ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, राइट, दिस वन। और इन दोनों के बीच में यानी कि ये p वेक्टर प्लस q वेक्टर और p वेक्टर माइनस q वेक्टर के बीच में एंगल हमारा थीटा 1 है। तो दिस इज आवर p वेक्टर प्लस q वेक्टर, इसको हम लोग हमारा x वेक्टर मान रहे हैं। और दूसरा p वेक्टर माइनस q वेक्टर, इसको हमारा y वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं। तो जो इनका वेक्टर एडिशन करने से जो रिजल्टेंट आया है ये ग्रीन वाला वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हमारा अंडर रूट में 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इस तरह से बोला गया है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये x वेक्टर यानी कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा उसको देखते हैं। सो बाय यूजिंग योर वेक्टर फॉर्मूला वी कैन से कि x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों? क्योंकि हमें बोला गया है कि इन दोनों के बीच में एंगल हमारा 90 डिग्री है, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और cos 90 डिग्री वी वेरी वेल नो कि ये हमारा 0 होता है। सो दिस विल कम आउट टू बी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इस तरीके से। दूसरा p वेक्टर माइनस q वेक्टर, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। ये हमने y स्क्वायर कंसिडर किया है। तो दिस इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री ये हमारा 0 है, देयरफॉर ये भी हमारा मैग्नीट्यूड वाइज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर के बराबर आ रहा है। और अब हम लोग x और y का जो रिजल्टेंट आया है उसके मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। और वो मैग्नीट्यूड हमें कितना दिया गया है? इट इज
अंडर रूट में 3p² प्लस q²। सो वी कैन से बाय यूजिंग द गिवन कंडीशन कि मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर प्लस y वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3p² प्लस q², इस तरीके से, राइट। और अब हम लोग यहाँ पर वेक्टर एडिशन वाला इसका फॉर्मूला एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो देखिएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में अंडर रूट में x² प्लस y² प्लस 2xy cos θ1, ये हमारा अंडर रूट में इज इक्वल टू अंडर रूट में, ये देखिएगा, ये 3 को हम लोग अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 3p² प्लस 3q²। ये अंडर रूट में चलने दो, दोनों साइड का स्क्वायर कर लीजिएगा और x और y को यहाँ पर बता दीजिएगा। x और y, x स्क्वायर हमारा क्या है p² प्लस q² और y² भी हमारा क्या है p² प्लस q² है। तो यहाँ पर इसको पुट कर लेते हैं और दोनों साइड का हमने स्क्वायर कर दिया है तो ये हो गया p² प्लस q² प्लस p² प्लस q² प्लस 2x, यानी कि है अंडर रूट में p² प्लस q², इस तरीके से, और y ये है हमारा अंडर रूट में p² प्लस q² इंटू कॉस θ1 इज इक्वल टू, राइट, इसका हमने स्क्वायर किया है तो ये हो गया हमारा 3p² प्लस 3q²। p² प्लस p² ये हो जाएगा हमारे पास में 2p², q² प्लस q² ये हो गया हमारे पास में 2q² प्लस 2, ये अंडर रूट मल्टीप्लाई होके, ठीक है ना, ये अंडर रूट आपका हट जाएगा और ये हो जाएगा 2p² प्लस q² इंटू कॉस θ1 इज इक्वल टू 3p² प्लस 3q², इस तरीके से। अब यहाँ पर ये हमारा 2p² है, इसको राइट की तरफ भेजो तो 3p² माइनस 2p², ये सिंपली p² हो जाएगा। सिमिलरली 2q² माइनस 3q², ये हमारा q² हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में, ये वाला टर्म बचेगा तो ये आ जाएगा 2p² प्लस q² इंटू कॉस θ1 इज इक्वल टू p² प्लस q²। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के ये p² प्लस q² और ये p² प्लस q² को कैंसिल आउट कर लो, यानी कि हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि cos θ1 इज इक्वल टू 1/2 और फ्रॉम हियर θ1 इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/2, cos इनवर्स ऑफ 1/2, यानी कि ये हमारा 60 डिग्री हो गया, राइट। चलिए, अब हमारी जो दूसरी कंडीशन इसमें दी रखी है वो ये है कि अगर हमारे पास में x वेक्टर और y वेक्टर के बीच में, राइट, एंगल हमारा θ2 होता है तो उस दौरान पर उनका मैग्नीट्यूड हमारा अंडर रूट ऑफ 2p² प्लस q² हो जाएगा। चलिए, ये भी हम लोग देख लेते हैं, यानी कि अब हमें क्या दिया हुआ है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर प्लस y वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2p² प्लस q²। और इक्विवेलेंटली यहाँ पर हम लोग इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं कि हमारे पास में ये p वेक्टर प्लस q वेक्टर यानी कि x वेक्टर है और दूसरा वाला ये वाला हमारा p वेक्टर माइनस q वेक्टर जिसको हमने y वेक्टर बोला है। तो देखिएगा, ये हमारा p वेक्टर प्लस q वेक्टर ये हमारा x वेक्टर और ये वाला p वेक्टर माइनस q वेक्टर ये हमारा y वेक्टर है और दोनों के बीच में एंगल है हमारे पास में θ2। तो इन दोनों का अगर अब हम लोग रिजल्टेंट निकालें, राइट, रिजल्टेंट निकालें तो हमारा पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन से इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से बन जाएगा और यानी कि इनका रिजल्टेंट ये हमारा आ जाएगा और इसका जो मैग्नीट्यूड है ये कितना है, दिस इज अंडर रूट में 2p² प्लस q², इस प्रकार से, राइट। यहाँ पर ये वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लेंगे, दैट इज अंडर रूट में x² प्लस y² प्लस 2xy cos θ2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2p² प्लस q², ये हमारा अंडर रूट में x² जो कि ऑब्वियसली हमारा p² प्लस q² है और y² ये भी यही है विच इज p² प्लस q² प्लस 2x हमारा रूट p² प्लस q² और y ये भी हमारा रूट p² प्लस q² इंटू कॉस θ2
इज इक्वल टू, राइट, दोनों साइड का हमने स्क्वायर किया है, तो ये हमारा 2 अंदर में मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया 2p² प्लस 2q² इस तरीके से। और ये देखिएगा, ये p² प्लस p² यानी कि ये हो गया हमारे पास में 2p², ये हमारा 2q² प्लस ये अब बन जाएगा हमारे पास में 2p² प्लस q² इंटू कॉस थीटा 2 इज इक्वल्स टू, ये बन गया हमारे पास में 2p² प्लस 2q²। इस 2p² को इधर की तरफ भेजेंगे तो इस 2p² के साथ सब्ट्रैक्ट होकर इसको 0 बना देगा। सिमिलरली ये 2q² माइनस 2q² ये भी हमारा एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट होके 0 बना देगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि 2p² प्लस q² इंटू कॉस थीटा 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और वी में से कि कॉस थीटा 2 इज इक्वल टू 0, और फ्रॉम हियर वी में से कि थीटा 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0, यानी कि ये आ गया हमारे पास में 90 डिग्री। देयरफॉर, राइट, देयरफॉर अगर हम लोग थीटा 1 और थीटा 2 को कंपेयर करें, थीटा 2 हमारे पास कितना है 90 डिग्री और थीटा 1 कितना आया 60 डिग्री, तो यानी कि ऑब्वियसली ये हमारी कंडीशन सही सेटिस्फाई हो रही है, जो कि कह रही है कि थीटा 1 हमारा थीटा 2 से कम होना चाहिए। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि थीटा 1 की वैल्यू हमारी 60 डिग्री है और थीटा 2 की वैल्यू हमारी 90 डिग्री है, तो ये भी एकदम हमारी सही बात है, राइट। यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, सीधा सीधा हम लोग ये कह सकते हैं कि थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, और थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू तो हमें मिल ही चुकी है। तो एकदम जो इसको सही साबित कर रहा है वो हमारे स्टेटमेंट कह रहा है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर एग्जैक्टली ट्रू, राइट। तो इसी के साथ हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दिया गया है हमें कि द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेज, कौन से OP वेक्टर, OQ वेक्टर, OR वेक्टर, OS वेक्टर एंड OT वेक्टर इज अप्रोक्सीमेटली इन न्यूटन। तो हमारे पास में ये OP वेक्टर, ये OP वेक्टर, ये OQ वेक्टर, OR वेक्टर, OS वेक्टर एंड दिस OT वेक्टर, इनका जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड जो है, सॉरी वेक्टर फॉर्म जो है वो हमें बताना है, ठीक है ना। फोर्स का वेक्टर फॉर्म हमें बताना है और बोला गया है कि √3 की वैल्यू आप 1.7 लें, √2 की वैल्यू 1.4 लें, और दिया गया है कि आई कैप और जे कैप हमारा यूनिट वेक्टर्स है। आई कैप हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग और जे कैप हमारे पास में वाई एक्सिस के अलोंग कहा गया है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितने फोर्सेस है, 1 2 3 4 5, राइट। इन 5 फोर्सेस का हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो इनके क्या करते हैं हम लोग, इसके रिजल्टेंट को ही 2 कंपोनेंट वेक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। दैट इज वी कैन से एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। और एफ एक्स क्या है, जितने भी हमारे वेक्टर्स है इनका अगर हम लोग एक्स कंपोनेंट लें और उनको ऐड कर लें तो वो हमारा एफ एक्स हो जाएगा। तो चलिए एफ एक्स के लिए देखते हैं। जो हमारा पहला वेक्टर है, राइट, दिस ओपी, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 20, तो इसका एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम लोग कंपोनेंट देखें तो ये हो जाएगा हमारा 20 sin 30 डिग्री। सो दिस इज योर 20 sin 30 डिग्री प्लस दूसरा क्या है हमारे पास में 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का कंपोनेंट देखिएगा, यहाँ पर एक्स के साथ में 30 डिग्री बना रहा है, तो इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस ये हो जाएगा 10 cos 30 डिग्री। सो दिस इज 10 cos 30 डिग्री प्लस आगे आ जाते हैं हम लोग अब 20 न्यूटन, इसका कंपोनेंट हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पर 45 डिग्री बना रहा है, तो ये आ जाएगा 20 cos 45 डिग्री, राइट। अगला है हमारे पास में 15 न्यूटन वाला, लेकिन इसका जो कंपोनेंट बनेगा हमारा, देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस के अलोंग अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, यानी कि इसका कंपोनेंट हो जाएगा हमारा -15 cos 45 डिग्री। सो दिस विल बी -15 cos 45 डिग्री। और सेम इसी तरह से हमारे पास में जो OT है वो भी इसका जो कंपोनेंट बनेगा, राइट, ये हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, देयरफॉर ये हो जाएगा हमारा -15 sin 60 डिग्री। सो दिस इज -15 sin 60 डिग्री हो गया। दिस आई कैप प्लस एफ वाई की बात कर लेते हैं, तो सभी जो वेक्टर्स है उनका हमारे पास में वाई कंपोनेंट, तो सेम इसी तरह से अब हम लोग बात करते हैं ओपी का। ओपी का कंपोनेंट हमारे पास में वाई एक्सिस के अलोंग कितना हो रहा है 20 cos 30 डिग्री। फिर ओ क्यू का वाई कंपोनेंट ये हो जाएगा हमारा 10 sin 30 डिग्री। और ओ आर जो है वो हमारा वाई एक्सिस के नीचे की तरफ जा रहा है, तो यानी कि इसका कंपोनेंट हो जाएगा हमारा -20 sin 45 डिग्री। सेम इसी तरह से ये ओ एस, ये भी हमारा कंपोनेंट जो है वो वाई एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, यानी कि ये हो जाएगा 15 sin 45 डिग्री। और ओ टी, राइट, इसका कंपोनेंट हमारा वाई एक्सिस के अलोंग की तरफ बन रहा है,
तो ये आ जाएगा 15 cos 60 डिग्री जे कैप इस प्रकार से। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पुट करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर ये है हमारे पास में 20 इंटू साइन 30 डिग्री विच इज हाफ प्लस 10 इंटू कॉस 30 डिग्री इज √3/2 प्लस 20 इंटू कॉस 45 डिग्री इज 1/√2 माइनस 15 इंटू 1/√2 ये हमारा कॉस 45 डिग्री माइनस 15 इंटू साइन 60 डिग्री इज √3/2 आई कैप प्लस 20 cos 30 degree this is 20 into √3/2 plus 10 into sin 30 degrees 1/2 minus 20 into sin 45 degrees 1/√2 minus 15 into sin 45 degrees 1/√2 plus 15 into cos 60 degrees 1/2 जे कैप। ये इस प्रकार से हो गया, राइट। चलिए इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हुए चलते हैं। यहाँ पर 20/2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10, तो ये बन गया हमारे पास में 10, राइट। फिर देखते हैं 10 इंटू √3/2 तो ये आ जाएगा 5√3, ये बन गया हमारे पास में प्लस में 5√3। अगला क्या है, अगला है 20 इंटू 1/√2। तो देखिएगा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 2, राइट, और ये 2 और ये √2 कैंसिल होके ये हमारा क्या हो जाएगा 10√2। तो इसको हम लोग लिख देंगे एज 10√2। फिर क्या है हमारे पास में माइनस 15 इंटू 1/√2। तो डी स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग इसको √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 15 इंटू 2 15 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 15√2 डिवाइडेड बाई 2। फिर क्या है हमारा माइनस 15 इंटू √3/2, राइट। तो यहाँ पर 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 7.5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 7.5 √3 आई कैप। फिर प्लस में देखिएगा 20 इंटू √3/2 तो ये आ जाएगा 10√3। तो दिस इज 10√3। फिर क्या है हमारा 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि ये आ गया 5। फिर अगला टर्म माइनस 20 इंटू 1/√2 तो इसको हम लोग 10 इंटू 2 लिख सकते हैं जो कि हमारा √2 के साथ कैंसिल आउट होके 10√2 हो जाएगा। तो दिस इज माइनस 10√2। फिर अगला टर्म क्या है माइनस 15 इंटू 1/√2, राइट। तो यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 इंटू 2 अपॉन 15 इंटू √2 अपॉन में 2। सो दिस इज 15 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2। और फिर फाइनली ये क्या हो जाएगा हमारा 7.5। सो दिस इज प्लस 7.5 ये जे कैप इस तरीके से। तो देखिएगा डी स्टूडेंट्स फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हमारे पास में 10 प्लस 5 √3 हमें 1.7 लेने के लिए कहा गया है प्लस 10 इंटू √2 हमें 1.4 लेने के लिए कहा गया है। फिर ये हो जाएगा 15 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7.5 इंटू 1.7 आई कैप प्लस ये 10 इंटू √3 यानी कि 1.7 प्लस 5 माइनस 10 इंटू √2 यानी कि 1.4 माइनस 15 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7.5 जे कैप। तो ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 5 इंटू 1.7 दिस इज 8.5 प्लस ये हमारा 14 हो गया है 15 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ जाएगा माइनस 10.5 और 7.5 इंटू 1.7 तो ये आ जाएगा माइनस 12.75 आई कैप प्लस ये देखिएगा 10 इंटू 1.7 तो ये 17 प्लस दिस इज 5 माइनस 14 माइनस 15 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि ये है 10.5 एंड लास्टली दिस इज प्लस 7.5 जे कैप। तो यहाँ पर ये फाइनली 10 प्लस 8.5 प्लस 14 माइनस 10.5 माइनस 12.75 ये बन जाएगा 9.25 आई कैप एंड फाइनली 17 प्लस 5 माइनस 14 माइनस 10.5 प्लस 7.5 यानी कि ये बन जाएगा 5 जे कैप। तो ये हमारा आंसर हमको ऑप्शन में दिखना चाहिए
और ऑप्शन की तरफ नज़र डालें तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए हमें मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग हमारे अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या दिया गया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर इन द गिवन फिगर आर इक्वल। तो जो हमारा गिवन फिगर है इसमें ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर, ठीक है, इन सभी के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो सेम है। द डायरेक्शन ऑफ ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर विथ एक्स एक्सिस विल बी। तो ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर की जो डायरेक्शन या फिर एंगल बनेगी, ठीक है ना, ऐसे एंगल या फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में ये कितना होगा हमारा डायरेक्शन, ये हमें बतानी है, राइट। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अगर एंगल हमें बात करना है तो लेटर से थीटा इसका रिजल्टेंट बनेगा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा एफ वाई अपॉन में एफ एक्स। तो सबसे पहले हम लोग एफ वाई को निकाल लेते हैं, और एफ वाई हमें क्या बोला गया है, क्या करना है, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। तो इनके वाई कंपोनेंट्स हम लोग लेते चलते हैं। ओ ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट ये कितना हो जाएगा, लेटर से इनका जो हर एक का जो इक्वल मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग ए कंसिडर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए साइन 30 डिग्री इसका वाई कंपोनेंट, राइट। फिर हमें प्लस ओ बी हमारा नीचे की तरफ है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस में ए वाई कंपोनेंट इसका, राइट। ओ बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, इट इज ए साइन 60 डिग्री, दिस इज योर ए साइन 60 डिग्री। और ओ सी वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है, यानी कि इसका अपोजिट वेक्टर ले लो, तो ये 45 डिग्री है, तो क्रॉस भी हमारा 45 डिग्री बनाएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारे पास में माइनस ए साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू ए इंटू साइन 30 डिग्री हमारा 1/2 माइनस में ए इंटू साइन 60 डिग्री क्या होता है, दिस इज √3/2 माइनस में ए इंटू साइन 45 डिग्री दिस इज 1/√2। तो यहाँ से अगर हम लोग ए कॉमन ले लें, ए कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखिए एलसीएम ले लीजिएगा, डिनोमिनेटर हमारा 2 बन जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस √3 माइनस √2 इस प्रकार से डिवाइडेड बाई ये 2 हो गया। फिर हमारा जो रिजल्टेंट है उसका एक्स कंपोनेंट ले लेते हैं, यानी कि हम लोग बोल लेंगे, हम लोग एफ एक्स की बात करेंगे, तो ओ ए का जो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर ए कॉस 30 डिग्री। फिर ओ बी की, तो ओ बी का भी जो कंपोनेंट है वो भी हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग ही रहेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर ए कॉस 60 डिग्री, ए कॉस 60 डिग्री प्लस इसका हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये हमारा ऐसे उल्टा हो जाएगा, राइट। ये हमारा कैसे हो जाएगा, ये हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा इस तरीके से। और इसका x कंपोनेंट अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा a cos 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा प्लस में a cos 45 डिग्री इज इक्वल टू a इंटू कॉस 30 डिग्री इज √3/2 प्लस a इंटू कॉस 60 डिग्री, राइट, दिस इज 1/2 प्लस a इंटू कॉस 45 डिग्री दिस इज 1/√2। यहाँ से हम लोग a कॉमन ले लेते हैं, a हमने कॉमन ले लिया है, तो क्या बन जाएगा ये हमारा टर्म √3 + 1 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2 इस तरीके से, है ना। तो हमें यहाँ पर अल्टीमेटली क्या बताना है कि इनका जो रिजल्टेंट है वो एक्स के साथ में कितना एंगल बनाएगा। तो जो कि हम लोग कह सकते हैं कि मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा एफ वाई अपॉन एफ एक्स, और थीटा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एफ वाई अपॉन एफ एक्स। तो नाउ वी कैन से कि थीटा जो है वो हो जाएगा हमारे पास में टेन इनवर्स ऑफ एफ वाई अपॉन में एफ एक्स, और एफ वाई हमारे पास में कितना आया है, राइट, दिस इज ए इंटू 1 माइनस √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2, इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर लेंगे, तो दिस इज टेन इनवर्स ऑफ, राइट, दोनों से यहाँ से हमने ए को कॉमन ले लिया है, राइट, न्यूमरेटर को हमने पुट कर लेना है पहले, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 माइनस √2 माइनस √3 अपॉन में ये 2, राइट, सही लिखा है ना, हाँ थोड़ा आगे पीछे लिख गया लेकिन तो ये सही लिखा है, इनटू जो डिनोमिनेटर है
ठीक है ना, इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन में रेसिप्रोकल लिख लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 अपॉन में, राइट, 2 अपॉन में ये यहाँ से, हाँ ठीक है, राइट, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसको इंटू हमारे पास में ये है a इंटू √3 + 1 + √2, राइट, इस तरीके से। और यहाँ पर अब देखिएगा ये क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है, a से हमारा a चला जाएगा, ये 2 से हमारा 2 चला जाएगा, यानी कि फाइनली जो यहाँ से बचेगा, फाइनली ये जो बचेगा क्या बच रहा है हमारे पास में, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 - √2 - √3 अपॉन में 1 + √2 + √3, इस प्रकार से, राइट। और इसी को अब हमें हमारे ऑप्शन में चेक करना होगा। तो देखिएगा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमें दिख रहा है जो कि हमारा ये वैल्यू आनी चाहिए, और इसको हम लोग देख सकते हैं हमारा जो ऑप्शन ए है वही सही आंसर मिल रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1 - √3 - √2 अपॉन 1 + √3 + √2, राइट। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिएगा फिर हम लोग हमारे अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल देखिएगा क्या दिया गया है, ठीक है, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ये, और दिया गया है कि इफ ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सेमी सर्कुलर आर with center at O such that magnitude of AB is equals to magnitude of BC is equals to magnitude of CD, then AB vector plus AC vector plus AD vector is equals to 4AO vector plus OB vector plus OC vector। तो हमारी यहाँ पर पहली जो स्टेटमेंट है वो ये कही गई है कि हमारे पास में ए बी सी और डी ये हमारे 4 पॉइंट्स है एक सेमी सर्कुलर आर के ऊपर में, जिसका सेंटर यहाँ पर ओ पर है, और यहाँ पर ये जो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो हमारा बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और वही हमारा सी डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो क्या इस कंडीशन में क्या ये हमारी जो इक्वेशन है वो सही सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको हमें चेक करना है। और दूसरा रीजन में क्या बोला गया है कि पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यील्ड्स ए वेक्टर प्लस बी सी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर इज इक्वल टू 2AO। तो पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का अगर हम लोग यूज करें तो क्या उस रूल के हिसाब से ये कंडीशन हमारी सही सेटिस्फाई कर रही है क्या, ये भी हमें बताना है। तो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को चूज करना है, राइट, ठीक है। पहली स्टेटमेंट को हम लोग देखते हुए ये इसके ऊपर में काम करते हैं। तो देखिएगा हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है कि ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर, इसकी ऐसी बात हो रखी है। अगर हम लोग ए बी वैक्टर की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस इज योर ए ओ वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर, इस तरीके से, राइट। तो यानी कि इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं ए ओ वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर, इस प्रकार से। सेम इसी तरह से ए सी वैक्टर को भी हम लोग एक्सप्रेस कर लेंगे, तो ये हमारा ए सी वैक्टर ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर ए ओ वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर, राइट। सो दिस इज योर ए ओ वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर की अगर बात करें तो ए डी वैक्टर ये देखिएगा पूरा हमारा ए डी वैक्टर है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ए ओ वैक्टर प्लस ओ डी वैक्टर, दिस इज योर ए ओ वैक्टर प्लस ओ डी वैक्टर। ए ओ वैक्टर और ओ डी वैक्टर दोनों की डायरेक्शन हमारी सेम है, और ये ओ क्योंकि इसका सेंटर पॉइंट है तो हमारा जितना ए ओ का मैग्नीट्यूड है उतना ही हमारा ओ डी का मैग्नीट्यूड है। सो वी में से कि हमारे पास में जो ओ डी वैक्टर है वो बेसिकली हमारा ए ओ वैक्टर के बराबर ही है। तो अगर हम लोग ये चीज को देख पा रहे हैं तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए ओ वैक्टर प्लस ए ओ वैक्टर प्लस ए ओ वैक्टर प्लस ए ओ वैक्टर कितना हो गया, ये हमारे पास में हो गया 4AO वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर प्लस ये हमारा ओ सी वैक्टर, इसके लिए कंडीशन बन रही है, और यही कंडीशन हमें यहाँ पर बोली गई है, यानी कि हमारा जो असर्शन है वो एकदम सही है। फिर अब रीजन की प्रति देख लेते हैं कि रीजन हमारा, इस रीजन से हमारा क्या सही बात है कि नहीं है, उसके बारे में पता करते हैं। तो रीजन को लेके हमें क्या स्टेटमेंट है कि ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर को लेके बात करनी है, ठीक है। तो अब देखिएगा ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर, तो ये हमारे पास में क्या है, ये हमारा ए डी वैक्टर के बराबर है।
तो हम लोग बोल लेते हैं कि दिस इज आवर ए बी वेक्टर, ए डी वेक्टर प्लस लास्ट में भी हमारे पास में ये है ए डी वेक्टर। और जैसे कि हमने कहा कि ए डी वेक्टर को हम लोग ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर कह सकते हैं, और ओ डी वेक्टर जो है वो हमारा ए ओ वेक्टर के बराबर ही है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 2AO वेक्टर। यही तो कंडीशन हमने यहाँ पर यूज़ करी है, बिल्कुल यूज़ करी है सर। तो ये हो जाएगा 2AO वेक्टर, यानी कि कुल मिला के ये आ जाएगा हमारा 4AO वेक्टर भैया। एकदम इस प्रकार से ये आपको मिलना चाहिए। तो हमें यहाँ पर मिलना चाहिए था 4AO वेक्टर, लेकिन क्या दिया गया है, दिस इज योर 2AO वेक्टर। इसका मतलब ये है, ये बात तो हमारी गलत हो गई, तो इसीलिए रीज़न हमारा गलत है। तो क्या कहा जा सकता है कि असर्शन सही है लेकिन रीज़न हमारा गलत है। तो इसी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हुए हमारा ऑप्शन सी हमको मिल रहा है, राइट। चले फिर अगले सवाल पे आ सकते हैं, बिल्कुल आएंगे हम लोग। अगला सवाल क्या देखिए दिया गया है, अगला सवाल दिया गया है कि टू वेक्टर्स एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर दो ऐसे वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर। जो एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर करके हमें जो वेक्टर मिल रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर के मैग्नीट्यूड के n टाइम्स के बराबर हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि हमारा एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। ठीक है भैया, हमें यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। कंडीशन हमें क्या दे रखी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर इज इक्वल टू n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर, ये बोला गया है सर। ठीक है सर, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट और वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का हमारे पास में मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, राइट। इनके बीच में हमारा एंगल, राइट, ये हमारा थीटा कंसिडर कर लो, तो ये हो गया कॉस थीटा। ये पूरा हमारा अंडर रूट में चलेगा, बिल्कुल चलेगा, इज इक्वल टू n रूट, राइट। यहाँ पर वेक्टर एडिशन के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉस थीटा हो गया, और ये हमारा इस तरह से अंडर रूट में चलेगा। अंडर रूट का खेल खत्म करना है तो दोनों साइड का स्क्वायर कर लीजिएगा, तो स्क्वायर कर लिया, राइट, स्क्वायर कर लिया। और हमें क्या बोला गया है कि x और y का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि y का मैग्नीट्यूड हम लोग x के बराबर लिखेंगे, तो y हमारा x है तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ये भी हमारा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू ये n स्क्वायर। तो ये ही सेम वाला खेल इधर भी खेल लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा, इस प्रकार से। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू ये n स्क्वायर को अंदर में मल्टीप्लाई डाल दो, तो ये बन जाएगा 2n स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, राइट। क्या करिएगा, ये देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म इधर डाल दीजिएगा और ये कॉस थीटा वाला टर्म इधर भेज दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास में, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट, ये वाला टर्म ऐसे कैसे 2n स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, और ये माइनस वाला टर्म इधर भेजा तो प्लस में आ गया, कितना हो गया 2x स्क्वायर कॉस थीटा, इस प्रकार से, राइट। चलिए फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर ये देखो दोनों टर्म से हम लोग 2x स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर भी देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, ये 2x स्क्वायर कॉस थीटा तो बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। तो यही करते हैं फिर, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड से हमने क्या कॉमन लिया 2x स्क्वायर, तो अंदर में हमारे पास में क्या बचेगा 1 माइनस n स्क्वायर बचेगा, बिल्कुल सर। तो ये आ गया 1 माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरे वाले टर्म से हम लोग क्या कॉमन ले रहे हैं, ये हम लोग ले रहे हैं 2x स्क्वायर कॉस थीटा को ही पूरा यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास में क्या बचेगा, हाँ ये बचेगा n स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा इधर में। तो ये 2x स्क्वायर कॉस थीटा n स्क्वायर प्लस 1 इस तरह से हमने ले लिया दोनों साइड से। ये देखिएगा 2x स्क्वायर को उड़ा दीजिएगा, और चलो ये उड़ा दिया हमने। तो कॉस थीटा यहाँ पर क्या मिल रहा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन में, राइट, ये n स्क्वायर प्लस 1 हो गया। दोनों ऊपर और नीचे वाले को दोनों को हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में माइनस n स्क्वायर माइनस 1, राइट, इस प्रकार से। तो यहाँ से हम लोग थीटा के बारे में क्या कह सकते हैं कि थीटा इज आवर कॉस इनवर्स ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में माइनस n स्क्वायर माइनस 1, इस प्रकार से, राइट। और इसी को अब हमें हमारे ऑप्शन में चेक कर लेना होगा।
तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में चेक करते हैं तो देखिएगा यही सेम चीज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन में माइनस एन स्क्वायर माइनस वन, ये हमको हमारे ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी, राइट। चलें फिर अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है हमारा ये। कहा गया है कि लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मैच कर दीजिएगा। लिस्ट वन में हमें वेक्टर इक्वेशन दे रखी है और लिस्ट टू में इनका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बताया गया है। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देखिएगा भैया यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ समझ लीजिएगा, जैसे अगर हम लोग ये सी वेक्टर बता रहे हैं, ये हमारा सी वेक्टर बता रहे हैं, इसके आगे में अगर हमारे पास में प्लस ए वेक्टर होता तो यही इसी के कंटिन्यूएशन में होता, लेकिन हमें माइनस ए वेक्टर बोला गया है। तो राइट, ये हमारा क्या है, माइनस ए वेक्टर है इस तरीके से। फिर इसी के कंटिन्यूएशन में अगर बी वेक्टर होता तो ये ऐसे चलता, लेकिन ये हमारा क्या है, माइनस बी वेक्टर। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर डायरेक्शन रिवर्स करके ये ऐसे बताना होगा। तो अगर राइट, एक बार इसको ऐसे बोल देता हूँ, ये अगर ये हमारा इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन या फिर इसका जस्ट उल्टा रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अगर हम लोग ये सी वेक्टर को ऐसा बना ले, ये हमारा बी वेक्टर को ऐसा बना ले और ए वेक्टर का भी डायरेक्शन आप रिवर्स कर दो, यानी कि ये ऊपर की तरफ, तो अगर ऐसा कोई हमें रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है इस लिस्ट टू में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा देखिएगा, या तो हमारे पास में सी और ए वेक्टर आपस में मिलते हुए दिखें, राइट, ये सी नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है और यहाँ पर भी ये नहीं मिल रहा है, तो नीचे वाले पे आ जाते हैं जहाँ पर हमें बी वेक्टर और सी वेक्टर आपस में ऐसे, ठीक है ना, हेड टू हेड मिलते हुए दिखें। तो ऐसा देखिएगा, ये देखिए डायरेक्टली हमें यहाँ पर 4 में देखते हैं तो सी वेक्टर और बी वेक्टर ये आपस में मिलते हुए दिख रहे हैं और ए वेक्टर जो है वो सी की टेल पॉइंट से बाहर जाना चाहिए, बिल्कुल यही दिख रहा है ऐसा। तो यानी कि ये जो पहला वाला मैच है वो किसके साथ खा रहा है, वो हमारा फोर्थ वाले के साथ में मैच खा रहा है। चलिए अगला देखते हैं, हमारा ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सेम वही कंसेप्ट से अब चलना है, राइट। ये हमारा ए वेक्टर, राइट, आगे हमारे पास में इसी के कंटिन्यूएशन में होता तो सी वेक्टर को वैसे बनाते, लेकिन ये हम लोग ऐसे बना लेंगे, और फिर इसी के कंटिन्यूएशन में होता तो हमारा ये बी वेक्टर ऐसे बन जाता, लेकिन ये हमारा ऐसे बन जाएगा, राइट। इस तरीके से हमारी ये ग्राफ बनेगा, या फिर इसका जो है ये उल्टा, दैट इज ये इस प्रकार से ए वेक्टर बी वेक्टर को वापस से उल्टा बना दो, ये बी वेक्टर और सी वेक्टर को ऐसा ऊपर की तरफ बना दो। तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन, राइट, जहां पर हमारे ए वेक्टर और सी वेक्टर मिलते हुए दिखे, हमें ए वेक्टर और सी वेक्टर हमें मिलते हुए दिखें, या फिर ए वेक्टर और सी वेक्टर एक दूसरे से डाइवर्ज होते हुए दिखें, तो ये हमें यहाँ पर देखिएगा थर्ड में दिख रहा है, यानी कि सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये थर्ड वाला हो जाएगा, बिल्कुल। फिर बात करते हैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, बिल्कुल वैसे के वैसे ही करना है, वही अब कंसेप्ट रहेगा हमारा। ये हमारा बी वेक्टर बना लो, राइट, माइनस ए वेक्टर, यानी कि ये हो गया हमारे पास, ऐसा चला दो इसको। फिर आपका माइनस सी वेक्टर कंटिन्यूएशन में रहता तो ऐसा रहता है, लेकिन ये माइनस में है, यानी कि इसको आप एक बार ऐसा बना लीजिएगा, या फिर इसका उल्टा बनाइएगा, राइट, यानी कि ये आ गया हमारे पास में बी वेक्टर, सी वेक्टर को ऐसे उल्टा बना लो, राइट, और इसको आप ऊपर बना लो, राइट, दिस इज, यानी कि जहां पर हमारे बी वेक्टर और ए वेक्टर एक दूसरे से डाइवर्ज होते हुए, ठीक है ना, जिनके टेल टू टेल मीट कर रहा है, या फिर ये हेड टू हेड मीट करना चाहिए। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को देखें हम लोग, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर ये देखिएगा अलग अलग जाते हुए ये हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है, और सी वेक्टर जो है फिर आपका बी वेक्टर के साथ में हेड टू हेड मिलते हुए दिख रहा है। ये देखिए सी वेक्टर और बी वेक्टर हेड टू हेड मिल रहे हैं, यानी कि यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये मैच करेगा हमारे पास में 1 के साथ में, और ऑब्वियसली आखिरी में जो बचा है वही हमारे पास में जो है वो हमारा सेकंड के साथ मैच करेगा। और आप देख भी सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी कि तीनों एक कंटिन्यूएशन में जाके 0 वेक्टर बनाएंगे, तो है ना। तो यहाँ पर ठीक है, ये हाँ, ये ए वेक्टर बी वेक्टर और ये सी वेक्टर बिल्कुल है ना एक साइकिल में बनते हुए हमारे पास में ये रिजल्टेंट 0 वेक्टर बन रहा है, तो इसीलिए राइट यही हमारे पास में मैच हो रहा है। और यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंगली देखें तो ये मैच जो है वो हमारा ऑप्शन बी में दिख कर रहा है, यानी कि यही हमारा सही या फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं फिर हम लोग हमारे अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या दिया गया है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, दिया गया है कि व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर विच इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ऑन
बी वेक्टर विच इज आई कैप प्लस जे कैप। तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन हमारा बी वेक्टर पे कितना होगा और इसको हमें वेक्टर के फॉर्म में बताना है, यानी कि प्रोजेक्शन अगर सिंपली बात करें तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी कैप, और बी वेक्टर के अलोंग बताना है तो बी कैप की डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो बी कैप यानी कि बी वेक्टर अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, तो ये बन जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी इंटू बी कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर, ये क्या है हमारे पास में, दिस इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर क्या है हमारा, दिस इज आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड विद, राइट, बी का मैग्नीट्यूड हमारा ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इस तरीके से, और बी कैप दिस इज ए कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड विच इज अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इस तरीके से, इज इक्वल्स टू ये देखिएगा डॉट प्रोडक्ट हम लोग कर रहे हैं तो आई कैप डॉट आई कैप ये हमारा 1 हो गया, जे कैप डॉट जे कैप ये हमारा 1 हो गया, के कैप डॉट ये आपका इधर में 0 है तो ये आपका टर्म 0 हो गया, अपॉन में ये हमारा √2 आ गया इधर, और ये हो गया आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई √2, यानी कि ये बन जाएगा 2/√2, दिस इज 2/√2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई √2 हमारा 2 हो गया तो ये 2 को कैंसिल आउट करके सिंपली आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप इस प्रकार से। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी विच इज आई कैप प्लस जे कैप। चलें फिर अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। अगला सवाल समझिएगा क्या दिया है, दिया गया है कि टू वेक्टर्स पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर दोनों के ही मैग्नीट्यूड हमारे सेम है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर देन एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज। तो अगर हमारे पास में पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर करने पे इसका जो मैग्नीट्यूड मिल रहा है वो हमारा पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर करने पर जो इसका मैग्नीट्यूड मिलता है उसका n टाइम्स के बराबर है, तो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच में एंगल कितना है ये हमें पूछा गया है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमें जो कंडीशन दे रखी है वो दी गई है कि मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू n टाइम्स दी मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। चलिए इसी को हम लोग एक्सपांड करते हुए चलेंगे, तो यहाँ पर वेक्टर एडिशन के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये हमारा अंडर रूट में आएगा, इज इक्वल टू n टाइम्स अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा, ये इस तरीके से। तो दोनों साइड का हम लोग अंडर रूट हटा लेंगे स्क्वायर करने पे, तो ये बन जाएगा हमारे पास में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और दोनों का पी और क्यू का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्यू को भी हम लोग पी बोल लेंगे, तो ये बन जाएगा 2p स्क्वायर प्लस सेम इसी तरह से यहाँ पर 2p स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये स्क्वायर किया तो n स्क्वायर हो गया, और ये p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर यानी कि 2p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर कॉस थीटा बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये n स्क्वायर को अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म हमारा एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड वाला 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2n स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर p स्क्वायर कॉस थीटा। और यहाँ पर ये देखिएगा ये कॉस थीटा वाला टर्म एक तरफ ले लीजिएगा और 2p स्क्वायर को इसको राइट की तरफ भेज दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2p स्क्वायर कॉस थीटा, ये टर्म को हमने इधर ले लिया तो ये बन गया 2n स्क्वायर p स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये 2n स्क्वायर p स्क्वायर ये माइनस 2p स्क्वायर इधर भेज दिया माइनस 2p स्क्वायर। तो देखिएगा इन दोनों टर्म से हम लोग ये 2p स्क्वायर कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो दिस इज 2p स्क्वायर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से 2p स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1। इसको यहाँ कंटिन्यू करते हैं, तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 2p स्क्वायर से हमारा 2p स्क्वायर चला गया, कॉस थीटा क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस n स्क्वायर, तो वी कैन से कि कॉस थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड विद n स्क्वायर प्लस 1। तो फ्रॉम हियर वी कैन से कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n स्क्वायर प्लस 1 इस तरीके से, और यही हमें हमारे ऑप्शन में मिलना चाहिए जो कि हमको हमारे ऑप्शन
डी में दिख रहा है, तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी इस तरीके से। चलें आगे बढ़ें, अगले सवाल पे आएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स सेटिस्फाइंग द रिलेशन ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हमारे पास में दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और उनकी जो आपस में वेक्टर रिलेशन है वो इस प्रकार से दे रखी है। देन द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर विल बी। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करने पर उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना होगा, वो हमें पूछा गया है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसी कंडीशन को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये कहा गया है इट इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिस इज ए बी कॉस थीटा, थीटा हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पर दोनों साइड से ये ए बी से ए बी चला जाएगा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो ये आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1, एंड फ्रॉम हियर वी कैन से थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1, टेन इनवर्स ऑफ 1 यानी कि ये हमारा 45 डिग्री हो गया। तो दोनों वेक्टर के बीच में हमारा एंगल 45 डिग्री है, और हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है। तो देखिएगा अब हमारा ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, राइट, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और थीटा हमने निकाला कि ये हमारा 45 डिग्री है, तो इसको हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया है। सो नाउ वी कैन से कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस 45 डिग्री इज 1/√2, ये पूरा हमारा अंडर रूट में आ गया, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। देखिएगा 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 से रूट गया तो ये आ जाएगा माइनस √2ab, और ये इस तरीके से अंडर रूट में। तो ये हमें हमारे ऑप्शन में दिखना चाहिए, और ये हमें हमारे ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। चलिए आगे आएंगे अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमें अगला कि इफ p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर इज इक्वल टू q वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, द एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड q वेक्टर इज थीटा, वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी। तो अगर हमारी वेक्टर्स की ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी, कि p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर हमारा q वेक्टर क्रॉस p वेक्टर के बराबर है, तो p वेक्टर और q वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, और थीटा हमारा 0 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम है, ठीक है। तो ये है p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर इज इक्वल टू q वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हमारा, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट की जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, हमें पता है कि p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ q वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, या फिर q वेक्टर क्रॉस p वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर, इस तरीके से। तो इसको हम लोग लेफ्ट की तरफ ले लें, तो इसके साथ ऐड होके क्या हो जाएगा, ये 2p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर इज इक्वल टू 0, और v में से कि p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर इज इक्वल टू 0, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम आवर क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्मूला कि pq साइन थीटा n कैप इज इक्वल टू 0, थीटा इज द एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड q वेक्टर। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि साइन थीटा हमारा 0 के बराबर, या फिर थीटा जो है इट इज साइन इनवर्स ऑफ 0, यानी कि या तो ये हमारा 0 डिग्री होगा या फिर हमारा 180 डिग्री होगा, लेकिन हमें कहा गया है कि थीटा जो है हमारा 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसीलिए थीटा हमारा क्या होगा, दिस इज योर 180 डिग्री। तो यहाँ पर इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन के लिए ये हो जाएगा आंसर हमारा 180, इस प्रकार से। तो चलें अगले सवाल पे आएंगे फिर हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, दिया गया है कि द सम ऑफ टू फोर्सेज p वेक्टर एंड q वेक्टर इज r वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर। तो हमारे पास में, राइट, दो फोर्सेज का अगर हम लोग सम करें, कौन से p वेक्टर और q वेक्टर का, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो हमारा r वेक्टर के बराबर है, और बोला गया है कि जो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वही हमारा p वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। Then the angle theta in degree that the resultant of 2p vector and q vector
विल मेक विथ क्यू वेक्टर इज। तो अगर हम लोग 2p वेक्टर और q वेक्टर को वेक्टरली ऐड करते हैं और उनका जो रिजल्टेंट निकलता है, राइट, तो यहाँ पर, ठीक है, जो रिजल्टेंट इनका बन रहा है वो हमारे पास में q वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है वो हमें बताना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारी सिचुएशन को देखते हैं। पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली p वेक्टर और q वेक्टर का रिजल्टेंट हमारा r वेक्टर है, तो ये हमारा p वेक्टर है, ले लो, और ये हमारा q वेक्टर है, ले लो, राइट। दिस इज आवर p वेक्टर एंड दिस इज आवर q वेक्टर। इन दोनों के बीच में ये एंगल हमारा फाई कंसीडर कर लो। तो अगर इन दोनों को हम लोग वेक्टोरियली ऐड करते हैं, इन दोनों को अगर हम लोग वेक्टोरियली ऐड करते हैं बाय योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इनका रिजल्टेंट जो है वो हमारा इस तरह से इस पैरेललोग्राम का डायगोनल मिल जाएगा, और यही हमारा आर वेक्टर है। यही हमारा क्या है? आर वेक्टर। फिर क्या बोला गया है कि अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग पी वेक्टर को डबल कर देते हैं, पी वेक्टर को डबल कर दो और क्यू वेक्टर को ऐसे ही रहने दो, तो पी वेक्टर को डबल कर देते हैं तो ये हमारा 2p वेक्टर हो जाएगा, और क्यू वेक्टर को हमने ऐसे ही रहने दिया है। तो हमने इन दोनों के बीच में एंगल तो चेंज किया नहीं है, बिल्कुल नहीं चेंज किया है, राइट। ये हमारा 2p वेक्टर, ये हमारा क्यू वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में एंगल जो है अभी भी हमारा पाई ही रहेगा। और जो रिजल्टेंट है, राइट, जो रिजल्टेंट है यहाँ पर इन दोनों का हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से करते हुए इस पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल है, जो ये हमारा डायगोनल है, ये वाला, ये हमारा मान लो कि ये कुछ s वेक्टर है। तो अब ये जो s वेक्टर है वो q वेक्टर के साथ में मान लो कि थीटा एंगल बना रहा है, तो ये थीटा कितना होगा वो हमें बताना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर पहले डायग्राम से क्या कह सकते हैं कि r, ठीक है ना, इसका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है दिस विल बी अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos फाई के बराबर है ना। और r जो है, ठीक है ना, ये हमारा p वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्विवेलेंट है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि p स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे तो यह आ जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos फाई, राइट। देखिएगा p स्क्वायर और p स्क्वायर एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां से ये जो टर्म बचेगा हमारे पास में क्या रहेगा, दिस इज q स्क्वायर प्लस 2pq cos फाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में एक ये q को हम लोग कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 2p cos फाई इज इक्वल टू, ये हमारा माइनस q हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा p cos फाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ q/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस डायग्राम में आ जाते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, ठीक है, जो इनके बीच का जो q और s वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, तो इसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू, राइट, दिस 2p साइन फाई अपॉन में q प्लस 2p cos फाई। तो देखिएगा यहाँ पर ये हमारा tan थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2p साइन फाई डिवाइडेड विद दिस q प्लस 2 इंटू p cos फाई, जो कि अभी हमने निकाला क्या है, माइनस q/2, तो ये आ गया माइनस q/2 इज इक्वल टू, ये हो गया 2p साइन फाई अपॉन में, ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा 2 से ये 2 चला जाएगा, यानी कि ये q माइनस q, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा, तो एनीथिंग अपॉन 0 ये हमारा इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, इट इज योर tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, और tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी यानी कि 90 डिग्री होता है। तो इसके लिए जो हमारा सही आंसर है वो हो गया 90 डिग्री, इस तरीके से, राइट, ठीक है। चलिएगा फिर हम लोग हमारे अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल देखिएगा, दिया गया है कि लेट मैग्नीट्यूड ऑफ a1 वेक्टर इज इक्वल टू 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a2 वेक्टर इज इक्वल टू 5, देन
magnitude of vector addition of a1 vector with a2 vector is equals to 5, the value of 2a1 vector plus 3a2 vector dot product with 3a1 vector minus 2a2 vector is। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अल्टीमेटली ये सॉल्व करना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमें एक चीज़ यहाँ पर दे रखी है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा 5 है, राइट। देखते हैं इसको क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ a1 वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a2 वेक्टर इज इक्वल टू, और वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला यूज करें तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग कह सकते हैं दिस इज योर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा, ये हमारा अंडर रूट में, ये कितना है इनका मैग्नीट्यूड, दिस इज 5, ये हमें यहाँ पर दिया गया है, इज इक्वल टू ए और a1 और a2 ये हमें वैल्यू दे रखी है, दिस इज योर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा, ये हमारा अंडर रूट में आ गया। 5 दोनों साइड का स्क्वायर कर लो तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो गया, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हमारा, 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 दिस इज योर 30 कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये 25 और 25 एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इस 9 को फिर लेफ्ट की तरफ ले लो तो -9 हो जाएगा, यानी इक्वेशन बन जाएगी हमारी 30 कॉस थीटा इज इक्वल टू -9, और ये 30 और ये 9 दोनों को 3 से कैंसिल आउट करिएगा तो 30 जो है वो हमारा 3 से 10 टाइम्स जाएगा और 9 3 से 3 टाइम्स जाएगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू ये हमारा -3/10 हो जाएगा। तो cos थीटा हमारा -3/10 आ गया। अब हम लोग यहाँ पर ये इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं जो हमें अल्टीमेटली करने के लिए कहा गया है। तो देखिएगा, राइट, हमें क्या करना है, हमें करना है कि 2a1 वेक्टर प्लस 3a2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ 3a1 वेक्टर माइनस 2a2 वेक्टर इज इक्वल टू, राइट, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो देखिएगा ये हमारा 2 इंटू 3 ये आपका 6 हो गया, a1 वेक्टर डॉट a1 वेक्टर यानी कि आ गया हमारा a1 स्क्वायर, फिर 2a1 वेक्टर माइनस 2a2 वेक्टर यानी कि ये हो गया -4 a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर, फिर 3a2 वेक्टर डॉट 3a1 वेक्टर, तो 3 इंटू 3 यानी कि 9 a2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ a1 वेक्टर माइनस 3 इंटू 2 यानी कि आ गया हमारा 6 और a2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर यानी कि आ गया a2 स्क्वायर। तो देखिएगा ये हो जाएगा 6 इंटू a1 हमारा कितना है 3, तो यानी कि ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ a2 वेक्टर, एंड वी नो कि a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर डॉट a1 वेक्टर, यानी कि इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं एज a1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ a2 वेक्टर माइनस 6 इंटू ये 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि a2 की हमें वैल्यू 5 दे रखी है, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 6 इंटू 9 दिस इज 54 प्लस -4 प्लस 9 यानी कि ये बन गया 5 a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस 25 इंटू 6 यानी कि आ गया -150 इज इक्वल टू 5, राइट। a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर हम लोग कर रहे हैं तो ये आ जाएगा a1 इंटू a2 इंटू कॉस थीटा, 54 माइनस 150 ये आ जाएगा 96 इज इक्वल टू 5 इंटू a1 हमारा कितना है 3, a2 हमारा कितना है 5 और cos थीटा ये हमने निकाला दिस इज -3/10, तो दिस इज -3/10 माइनस 96। तो देखिएगा यहाँ पर ये हमारा 10 जो है 5 से 2 टाइम्स चला जाएगा और ये आ जाएगा 3 इंटू 5 यानी कि 15 इंटू 3 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि आ जाएगा हमारा 22.5, तो दिस इज -22.5 माइनस 96 यानी कि ये बन जाएगा हमारा -118.5। तो इसको हमें हमारे ऑप्शन में देखना है जो कि हमें हमारे ऑप्शन डी में दिख रहा है, राइट। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे। फिर अगला सवाल हमें दिया गया है कि इन द क्यूब ऑफ साइड
A shown in the figure, the vector from the central point of the face ABOD to the central point of the face BEFO will be। तो यहाँ पर जो हमें यहाँ पर क्यूब दिया गया है जिसकी हर एक की साइड लेंथ हमारी a है, तो हमें ठीक है ना ये ABOD फेस के बीचों बीच से लेके यहाँ पर BEFO के बीचों बीच वाले पॉइंट की तरफ जो जाता हुआ वेक्टर है वो क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिएगा ये फाइनल वेक्टर हमारा ये R2 वेक्टर इसको कंसिडर कर लो और ये हमारा इनिशियल वेक्टर इसको R1 वेक्टर कंसिडर कर लो। तो डिस्प्लेसमेंट जो है R वेक्टर ये क्या हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा। तो R2 वेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो ये बीचों बीच में है यानी कि y की तरफ ये हमारा कितना जा रहा है, ये हमारे पास में a/2 से जा रहा है और ऊपर से ऊपर की तरफ कितना जा रहा है, ये हमारे पास में a/2 जा रहा है। देखिएगा साथ साथ देख लेते हैं। R वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर विच इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो R2 वेक्टर की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है ना, ये y की तरफ हमारा a/2 से जा रहा है तो इसका y कंपोनेंट क्या हो जाएगा a/2 j कैप और ऊपर की तरफ हमारा z है उसका आधा है तो यानी कि प्लस a/2 ये हमारा k कैप हो गया माइनस ये इनिशियल के लिए पोजीशन वेक्टर। देखिएगा ये x की तरफ ये a/2 हो गया और दूसरा आपका z की तरफ यानी कि k कैप की तरफ a/2 हो गया यानी कि ये हो गया a/2 i कैप प्लस a/2 k कैप इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये देखिएगा ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा टर्म और क्या बच रहा है हमारे पास में a/2 अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास में j कैप माइनस i कैप इस तरीके से और ये जो है ये हमें हमारे ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी विच इज हाफ a j कैप माइनस i कैप। राइट, क्लियर विद दिस। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग हमारे अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल दिया गया है कि टू वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स। a वेक्टर है और b वेक्टर है, दोनों के ही मैग्नीट्यूड सेम है। द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के n टाइम्स है। देन द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर इज, तो a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल कितना है ये हमें पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स जो हमें हमारी कंडीशन दे रखी है उसी को यूज करते हैं। दिया गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर इस तरीके से, और इसका वेक्टर एडिशन के हिसाब से यूज करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। राइट, ये हमारा अंडर रूट में चल रहा है इज इक्वल टू n इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। दिस इज अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो अंडर रूट हटाने के लिए दोनों साइड का आप स्क्वायर कर लो और a और b दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो b को आप a ही लिख दो। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू ये n स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा इस प्रकार से। राइट, तो ये n स्क्वायर इसके अंदर में मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 2n स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर a स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा वाले टर्म एक तरफ ले लो, ठीक है, और बाकी वाले टर्म से इधर की तरफ भेज दो। ये वाला टर्म हम लोग लेफ्ट की तरफ ले लेते हैं तो ये टर्म हमारा ये दिस इज 2a स्क्वायर कॉस थीटा, इसको हमने लेफ्ट की तरफ ले लिया तो क्या हो गया ये प्लस 2n स्क्वायर a स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस इज 2n स्क्वायर a स्क्वायर और इसको लेफ्ट राइट की तरफ भेजो तो ये आ जाएगा माइनस 2a स्क्वायर। यहाँ से इन दोनों टर्म से हम लोग 2a स्क्वायर कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों टर्म से हम लोग 2a स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि देखिएगा सबसे पहले ये 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दो तो अब हम लोग कह सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n स्क्वायर प्लस 1। तो थीटा हमारा क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है हमारा कॉस इनवर्स ऑफ
एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड विद एन स्क्वायर प्लस वन, इस तरीके से। और ये चीज़ हमको हमारे ऑप्शन सी में दिख रही है, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, देन द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज। अगर हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्विवेलेंट है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो सकता है ये हमें बताना है। तो देखिएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर है, ऐसा बोला गया है। तो ये हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको लेफ्ट की तरफ ले लो तो दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2a वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला यूज करते हुए हम लोग कह पाएंगे दिस इज योर ए बी साइन थीटा एन कैप इज इक्वल टू 0। देयरफॉर, ठीक है, जो साइन थीटा है वो 0, देयरफॉर थीटा हमारा साइन इनवर्स ऑफ 0, जो कि या तो थीटा हमारा 0 हो या फिर 0 हो रेडियन हो, या फिर हमारा पाई रेडियन हो सकता है। तो 0 और पाई ये हमको ऑप्शन में देखना है, तो हमें यहाँ पर पाई दिख रहा है, जो कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर बना रहा है। चलेंगे फिर हमारे अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, दैट इज मोशन इन ए प्लेन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहला सवाल इससे रिलेटेड जो दिया गया वो है कि द रेंजेस एंड हाइट्स फॉर टू प्रोजेक्टाइल्स प्रोजेक्टेड विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी एट एंगल ऑफ 42 डिग्री एंड 48 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल आर r1 r2 एंड h1 h2 रिस्पेक्टिवली। तो दो प्रोजेक्टाइल्स यहाँ पर फेंके गए हैं, ठीक है ना, एट एन एंगल ऑफ 42 डिग्री और 48 डिग्री, राइट। दोनों की सेम वेलोसिटी है, लेकिन उनकी जो रेंजेस है वो ये पहले की r1 दूसरे की r2, और इनकी जो मैक्सिमम हाइट है पहले की h1 और दूसरे की मैक्सिमम हाइट h2 है। तो हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। बेसिकली आपस की रेंजेस और हाइट के बीच में रिलेशन हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो यहाँ पर एंगल के ऊपर में गौर कर लीजिएगा। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, ठीक है ना, अगर इनको सेम वेलोसिटी से फेंका जाए, सेम स्पीड से फेंका जाए, तो दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज हमारी सेम रहती है। दैट इज वी नो कि आर थीटा इज इक्वल टू आर 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, इसीलिए जो रेंज r1 है वो हमारा r2 के बराबर होगी। और दूसरी बात, मैक्सिमम हाइट को लेके बात हो रही है, तो मैक्सिमम हाइट ये होती है हमारी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो जो मैक्सिमम हाइट है तो बेसिकली हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर में डिपेंड कर रही है, और यहाँ पर देखिएगा थीटा 1 हमारा थीटा 2 से कम है, थीटा 1 हमारा थीटा 2 से कम है, तो डेफिनेटली हमारी जो पहले वाले की मैक्सिमम हाइट होगी वो दूसरे वाले की मैक्सिमम हाइट से कम होगी। और यही चीज हमें दे रखी है, दैट इज r1 r2 के बराबर है और h1 जो है वो h2 से कम है। चलेंगे अगले सवाल पे आएंगे फिर हम लोग। अगला सवाल देखिएगा क्या दिया गया है कि ए प्लेयर किक्स ए फुटबॉल विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड। एक प्लेयर है, ठीक है ना, फुटबॉल प्लेयर है जो कि फुटबॉल को, ठीक है ना, इनिशियल स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड को 45 डिग्री पे हिट कर रहा है, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से। फिर बोला गया कि व्हाट आर दी मैक्सिमम हाइट एंड द टाइम टेकन बाय द फुटबॉल टू रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग मोशन, टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट, राइट, और मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा इस फुटबॉल को, ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर बताना है, और g की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसिडर करना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस फुटबॉल को जो है एक इनिशियल वेलोसिटी से हिट किया गया है, लेट अस से दिस टू बी योर u, जो कि 25 मीटर पर सेकेंड है, और इसको हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे हिट किया गया। जब इसको ऐसे हिट किया जाएगा तो ये एक, ठीक है ना, पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए, ठीक है ना, एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए इसकी जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी ये कुछ हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं इसकी ट्रेजेक्ट्री, राइट। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट, ये हमें मैक्सिमम हाइट इस तरीके से ये दिख रही है। तो यहाँ पर हमें यही बताना है, एक तो मैक्सिमम हाइट और दूसरा
ठीक है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लगा, यानी कि टाइम ऑफ एसेंट हमें ये बताना है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g होता है। तो बस वैल्यूज पुट करिएगा, u हमारा कितना है 25, इसका स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा दैट इज 45 डिग्री अपॉन में 2 इंटू जी यानी कि 2 इंटू 10 हो गया। 25 का स्क्वायर दिस इज 625 इंटू साइन 45 डिग्री दिस इज 1/√2 और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 1/2 आ जाएगा अपॉन में 2 इंटू 10। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 625 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 62.5 और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 और 62.5 को 4 से आप डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा 15.625 मीटर्स। तो इतनी ये मैक्सिमम हाइट ये हमारी फुटबॉल अटेन करेगी। फिर बात करते हैं टाइम ऑफ एसेंट की। टाइम ऑफ एसेंट दिस इज गिवन बाई यू साइन थीटा अपॉन में जी इज इक्वल टू यू है हमारा 25 इंटू साइन थीटा दिस इज साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि ये आ गया 2.5 इंटू साइन 45 डिग्री दिस इज 1/√2 और √2 की वैल्यू हमारी 1.4 होती है तो ये आ गया 2.5 डिवाइडेड बाई 1.4 यानी कि ये आ जाएगा हमारा 1.78 सेकंड के बराबर। और ये चीज़ हमको यहाँ पर ऑप्शन सी में दिख रही है यानी कि सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी विच इज मैक्सिमम हाइट इज 15.625 मीटर एंड टाइम ऑफ एसेंट इज 1.77। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर क्या है करीब। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल दिया गया है कि ए हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद ए स्पीड v एट एन एल्टीट्यूड h हैज टू ड्रॉप ए फूड पैकेट फॉर ए मैन ऑन दी ग्राउंड। एक हेलीकॉप्टर है जो कि हमारा हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है v स्पीड के साथ में और h हाइट पर इसको एक फूड पैकेट ड्रॉप करना है एक आदमी के लिए जो कि ग्राउंड पे खड़ा है, राइट। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हेलीकॉप्टर फ्रॉम द मैन व्हेन द फूड पैकेट इज ड्रॉप। तो उस इंस्टेंट पे जब ये फूड पैकेट ड्रॉप किया गया है उस मैन से लेके हेलीकॉप्टर की सीधी दूरी कितनी है ये हमें बताना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स हमारी सिचुएशन कुछ इस प्रकार है। ये जो हेलीकॉप्टर है ये एक अपने साथ में फूड पैकेट कैरी कर रहा है और ये हेलीकॉप्टर ठीक है ना, जब ये पैकेट आपका ड्रॉप किया गया उस दौरान पे इसकी स्पीड v है और इसकी ग्राउंड से यहाँ पर जो हाइट है ये हमारी h है एंड लेटर से ठीक है ना। और ऑब्वियसली ये हमें पता है कि यहाँ पर जब फूड पैकेट को छोड़ा जाएगा ये जो हेलीकॉप्टर की हॉरिजॉन्टल स्पीड है उसी हॉरिजॉन्टल स्पीड से जाएगा, यानी कि ये जो फूड पैकेट है वो हमारा इस तरह से पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए राइट इस तरह से हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगा। और मान लीजिएगा कि ये जो हमारा फूड पैकेट है उसने कुछ आर रेंज तय करी है और हमें बताना है कि ये जो हेलीकॉप्टर है फूड पैकेट है या फिर यहाँ से जब ड्रॉप हुआ है और ये जो मैन है उनके बीच की ये दूरी कितनी है, लेट अस से ये हमारी h है ये कितनी है ये हमें बताना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हमें h बताना है तो देखिएगा ये राइट एंगल ट्राइंगल का हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट, जो कि h हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा √h² प्लस r²। h ये हमें यहाँ पर बोला गया है और अगर रेंज हम लोग निकाल लें फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। तो रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज हमें पता है कि जितने टाइम में ये फॉल करेगा वो बेसिकली हमारा फ्री फॉल वाला टाइम होगा क्योंकि इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, राइट। और रेंज क्या हो जाएगी, राइट, इसी वेलोसिटी से थ्रू आउट ये जाएगा तो यानी कि वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फॉल ये हमारी रेंज आ जाएगी। तो टाइम ऑफ फॉल के लिए राइट फ्री फॉल हो रहा है क्योंकि वर्टिकल में, तो टाइम ऑफ फॉल दिस इज गिवन बाय √ में 2h/g दिस इज आवर टाइम ऑफ फॉल हो गया इस फूड पैकेट का। और रेंज की अब हम लोग बात करें तो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फॉल सो विच इज v इंटू √ में 2h/g हो गया। तो h ये फाइनली हम लोग कह सकते हैं दिस इज योर √ ऑफ h² प्लस r² इस तरीके से इज इक्वल टू √ में ये आ जाएगा h² प्लस r का स्क्वायर हमें करना है तो यानी कि ये v² हो गया, ये √ हमारा चला गया, दिस इज 2h/g इस तरीके से और ये हमारा √ में चल रहा है इज इक्वल टू √ में ये आ गया h² प्लस राइट दिस इज योर 2v² h
अपॉन में ये g बन गया और ये हमारा पूरा अंडर रूट में चल रहा है। और यही अब हमें ऑप्शन को देखना होगा और ये जो चीज़ है हमको हमारा ऑप्शन सी में दिख रही है, यानी कि करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। चलेंगे डियर स्टूडेंट्स, अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल देखिएगा, दिया गया है कि ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड बाय फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, राइट। एक फाइटर प्लेन जो कि हॉरिजॉन्टली जा रहा है उसने एक बॉम्ब ड्रॉप किया गया है, दिया है। टू एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन द प्लेन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉम्ब इज, तो जो इस फाइटर प्लेन के अंदर में जो पायलट बैठा है उसको बॉम्ब किस तरीके से गिरते हुए दिख रहा है ये हमें बताना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारी सिचुएशन कुछ इस प्रकार है, ठीक है। ये हमारा एक फाइटर प्लेन है, लेट अस से ये हमारा ए है और ये एक बॉम्ब बी को कैरी कर रहा है और जिस टाइम पर इसको छोड़ा गया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टल इसकी जो स्पीड है ये हमारी वी कंसिडर कर लो और फाइटर प्लेन हमारा इसी स्पीड से थ्रू आउट, ठीक है, जब तक ये हमारा बॉम्ब नीचे नहीं गिर जाता इसी स्पीड से ये हॉरिजॉन्टली जाता रहेगा। तो यहाँ पर ये कुछ वर्टिकल हाइट से इसको गिराया है, तो ऑब्वियसली इसके पास में वर्टिकल कोई स्पीड है नहीं, तो यानी कि आपका वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी स्पीड सेम रहेगी बॉम्ब की, और सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी स्पीड सेम रहेगी और वर्टिकल डायरेक्शन में ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होने की वजह से इसका जो पाथ बनेगा तो इस तरह से पैराबोलिक बनेगा हमारा, है ना। और फाइनली ये जो बॉम्ब है वो यहाँ पर इस तरीके से गिरेगा, राइट, कुछ इस तरीके से ये एंगल बनाते हुए, ये इस तरीके से मान लो। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस पायलट की रेस्पेक्ट में इस बॉम्ब को देखें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो देख लेते हैं किस तरह से। पहले हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली देख लेते हैं, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विथ रेस्पेक्ट टू ए हॉरिजॉन्टली, तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, यानी कि वी बी एक्स माइनस वी ए एक्स। तो यहाँ पर जब छोड़ा गया है, ठीक है ना, और थ्रू आउट इट्स मोशन हॉरिजॉन्टली इसकी बॉम्ब की स्पीड चेंज नहीं हो रही है, यानी कि ये जो हमारी स्पीड है वो वी ए के बराबर है, तो वी ए माइनस वी ए यानी कि ये कितना हो जाएगा, 0। यानी कि हॉरिजॉन्टली तो वो उसको इनसेपरेबल दिखाई देगा, यानी कि जिस स्पीड से वो आगे खुद पायलट जा रहा है उसी स्पीड से हमारा बॉम्ब भी जाता रहेगा। फिर अगर हम लोग वर्टिकल बात करें तो वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विथ रेस्पेक्ट टू दिस पायलट इन वर्टिकल डायरेक्शन ये हो जाएगा हमारे पास में वी बी वाई माइनस वी ए वाई। अब यहाँ पर जो हमारा पायलट है वर्टिकल डायरेक्शन में तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो नहीं रही है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि वी ए जो है वो हमारा कितना है, 0 है। और दूसरा ये जो हमारा बॉम्ब है ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो कि हमारे नीचे की तरफ एक्ट कर रही है जो कि कांस्टेंट है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं बॉम्ब के लिए, तो ये हो जाएगा यू वाई प्लस जी टी। लेकिन इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो इसकी 0 है, यानी कि हमारे 0 हो गया। तो इसीलिए देखिएगा ये टाइम के फॉर्म में हमारी, ठीक है ना, पावर 1 है, यानी कि ये क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो इसीलिए ये फाइटर जेट के अंदर जो बैठा पायलट है, राइट, इसको बॉम्ब जो है वो सीधा नीचे गिरते हुए दिखाई देगा, यानी कि कैसा रहेगा, ये स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउन दी प्लेन। तो यही हमारा इसके लिए आंसर बन जाएगा, है ना। चलेंगे फिर हम लोग हमारे अगले सवाल पे आएंगे। तो देखिएगा अगला सवाल हमें क्या दिया गया है कि द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 5 ग्राम इज शोन इन द फिगर। तो एक पार्टिकल है जिसका मास हमारा 5 ग्राम है और इसका प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरीके से हो रहा है ये हमें यहाँ पर इस तरह से डायग्राम में दिया गया है। 45 डिग्री पे इसको फेंका गया है और वापस, ठीक है ना, ये 45 डिग्री बनाते हुए ही फॉल कर रहा है इस तरीके से। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 5√2 मीटर पर सेकेंड एंड द एयर रेजिस्टेंस इज अज्यूम्ड टू बी नेग्लिजिबल। तो यहाँ पर जिस इनिशियल वेलोसिटी से इस पार्टिकल को फेंका गया है वो हमारी 5√2 मीटर पर सेकेंड है और एयर रेजिस्टेंस को यहाँ पर पूरी तरह से निग्लेक्ट किया गया है, इग्नोर किया गया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज x इंटू 10⁻⁻² kg मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ए पॉइंट यानी कि लॉन्च पॉइंट और ये आपका फॉल टाइम के बीच में जो मैग्नीट्यूड का चेंज हुआ है, लीनियर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का जो चेंज हुआ है, राइट, वो हमारा x इंटू 10⁻² kg मीटर पर सेकेंड है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो नियरेस्ट इंटीजर में कितनी है। तो हमें यहाँ पर चेंज इन लीनियर मोमेंटम बताना है। तो देखिएगा इस पार्टिकल के लिए मास तो चेंज नहीं हो रहा है और लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी।
तो फाइनली मास इंटू वेलोसिटी माइनस इनिशियली मास इंटू वेलोसिटी, तो मास को अगर हम लोग कॉमन लें तो ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और इसमें भी ध्यान रखिएगा कि जो पार्टिकल है इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो तो बदलेगा नहीं, यानी कि हमारा हॉरिजॉन्टल लीनियर मोमेंटम का चेंज जीरो रहेगा। जो भी लीनियर मोमेंटम का चेंज हो रहा है वो वर्टिकली हो रहा है। सो वी कैन से दिस इज एम वी वाई माइनस यू वाई, और वापस सेम ही लेवल पे फॉल कर रहा है, यानी कि इनकी जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहेगा। तो देखिएगा ये हमारा m, ऊपर की डायरेक्शन इसकी स्पीड का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, दिस इज योर u साइन 45 डिग्री, राइट। ऊपर वाली डायरेक्शन हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव ले रहे हैं और नीचे वाली को नेगेटिव ले रहे हैं, तो माइनस में, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फाइनली, राइट, ये ऐसे गिर रहा है ये 45 डिग्री एंगल बनाते हुए, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास में क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये हमारी स्पीड, राइट, वापस फॉल होते हुए उतनी यू ही रहेगी, और इसका नीचे की तरफ जो कंपोनेंट है नीचे की तरफ है यानी कि माइनस ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस यू साइन 45 डिग्री इस तरीके से। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि ये बन जाएगा हमारा 2mu साइन 45 डिग्री इस तरीके से, इज इक्वल्स टू, ये 2 मास हमारा कितना बोला गया, दिस 5 ग्राम, केजी में चेंज कर लो, तो 5 इंटू 10⁻³ हो गया, इंटू, राइट, दिस u हमें दिया गया है 5√2, तो दिस इज 5√2 इंटू साइन 45 डिग्री, दिस इज 1/√2। तो यहाँ पर ये √2 से √2 गया हमारा, और ये कितना आ रहा है, राइट, 2 इंटू 5 यानी कि हो गया 10 इंटू 10⁻³ इंटू दिस 5, और ये देखिएगा ये 10⁻² हो जाएगा, यानी कि ये बन गया 5 इंटू 10⁻² kg मीटर पर सेकेंड। और यही हमारा चेंज इन लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना बोला गया, दिस इज x इंटू 10⁻², यानी कि इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 5 आ रही है। देयरफॉर दिस इंटीजर बेस्ड आंसर क्वेश्चन का जो आंसर होगा दिस विल बी 5, राइट।